हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर आए हैं जिससे आपको काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। और आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन तो कराएंगे, साथ ही उसकी व्याख्या भी कराने वाले हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, साथ ही आपको आसपास से बनने वाले क्वेश्चन भी मिलने वाले। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलेगा। तो चलिए कम समय में बेहतरीन रिविजन के लिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन आपको दिए गए, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत, विटामिन का स्रोत होना या केवल हार्मोन बनाना। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत करना मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रोटीन अत्यंत जटिल पदार्थ है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का यौगिक है। इसकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है और ये अमीनो अम्ल शरीर को उचित एवं आवश्यक पोषण देते हैं। अब प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायक होता है और ये हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवेदन का काम करता है। प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में भी शरीर के लिए सुरक्षा में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत भी पूछे जाते हैं तो दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, अंडे की जर्दी, फल आदि इसके मुख्य स्रोत है। और इसकी कमी के कारण क्वार्सियोरकर नामक रोग हो जाता है, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं व्याख्या के साथ में। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण आप लगाते चलेगा। ये कोशिकाओं, मांसपेशियों, एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। ऊर्जा आपातकाल में ही प्रोटीन से मिलती है, पर मुख्य कार्य वृद्धि और मरम्मत है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, लिनोलिक तथा लिनोलेनिक अम्ल किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर संतृप्त वसीय अम्ल, आवश्यक वसीय अम्ल, मोनोसेकेराइड या अपचनीय रेशे। आपको यहाँ पर बताना है कि लिनोलिक तथा लिनोलेनिक अम्ल किसके उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये आवश्यक वसीय अम्ल के उदाहरण है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अगर हम महत्वपूर्ण व्याख्या की बात करें तो आवश्यक वसीय अम्ल यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड शरीर में नहीं बनते, इन्हें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। ये वृद्धि, मस्तिष्क कार्य, त्वचा स्वास्थ्य और हार्मोन निर्माण में महत्वपूर्ण है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, बेरी बेरी, रतौंधी, स्कर्वी या रिकेट्स। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो रेटिनॉल है। अगर हम इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो दूध, घी, गाजर, टमाटर, मछली का तेल, पालक, हरी सब्जियां इसके मुख्य स्रोत है। यानी कि आंखों संबंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। वहीं अगर हम बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी के कारण यहाँ पर बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। वहीं स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगर हम विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। वहीं रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो अंडा, कलेजी, दूध इसके मुख्य स्रोत है। यानी कि हड्डियों संबंधी रोग विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग भी इसकी कमी के कारण हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी प्रभावित होती है और रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। लंबे समय तक कमी रहने पर जीरोप्थेल्मिया और कॉर्निया की समस्या भी होती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, स्वादिष्ट भोजन देना, केवल ऊर्जा देना, शरीर के सभी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करना या भोजन को आकर्षक बनाना। आपको यहाँ पर बैलेंस्ड डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य शरीर की सभी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में हो ताकि वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, फैमिली बजट तैयार करते समय सबसे पहले ध्यान किस पर दिया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए, आय का स्रोत, उपलब्ध संसाधन, आवश्यक खर्च या विलासिता। आपको यहाँ पर बताना है कि फैमिली बजट तैयार करते समय सबसे पहले ध्यान किस पर दिया जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए।
ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आवश्यक खर्चों पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बजट बनाने में प्राथमिक आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को पहले शामिल किया जाता है। इसके बाद बचत और मनोरंजन पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा, आवश्यक खर्च। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में टाइम एंड मोशन स्टडी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए, भोजन की पौष्टिकता जांचने हेतु, कार्य को कुशल बनाने हेतु, कपड़ों की गुणवत्ता सुधारने हेतु या स्वास्थ्य शिक्षा हेतु। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, कार्य को कुशल बनाने हेतु यहाँ पर इसके लिए प्रयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। टाइम एंड मोशन स्टडी कार्य को न्यूनतम कार्य और ऊर्जा में प्रभावी ढंग से करने की तकनीक है। इसका प्रयोग संस्थागत प्रबंधन, होटल प्रबंधन और गृह व्यवस्था में होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा 1950, 1975, 1982 या 1992। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, 1975 में भारत में ICDS कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICDS भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। कभी कभी इसके मुख्य उद्देश्य भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR किस पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देंगे, आयु, लिंग, ऊंचाई या धर्म। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण लगाते चलना है। आपको बताने की बेसल मेटाबॉलिक रेट, कभी कभी BMR की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसे भी आप ध्यान रखते चलेगा। ये किस पर निर्भर नहीं करता, ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये धर्म पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। BMR शरीर की न्यूनतम ऊर्जा खपत है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये शरीर की न्यूनतम ऊर्जा खपत है। ये आयु, लिंग, ऊंचाई, वजन, शरीर का तापमान और हार्मोन पर निर्भर करता है, लेकिन ये धर्म पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी कि PEM की 2 प्रमुख अवस्थाएं कौन सी है? ऑप्शन आपको यहाँ पर मरासमस एवं क्वार्सियोरकर, स्कर्वी एवं रिकेट्स, एनीमिया एवं बहरापन या नाइट ब्लाइंडनेस एवं पेलाग्रा। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न से लगाते हुए चलना है। आपको बताना है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM की 2 प्रमुख अवस्थाएं कौन सी है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मेरास्मस एवं क्वार्सियोरकर। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के संयोग से बनता है और इसकी कमी के कारण क्वार्सियोरकर और मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मेरास्मस प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है, जबकि क्वार्सियोरकर मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। ये बच्चों में अधिक पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते हैं चलिएगा। आपको बताने के रेड ब्लड सेल्स इनके RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। RBC का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद यह प्लीहा यानी कि स्प्लीन और यकृत यानी कि लिवर में नष्ट हो जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, किचन ट्रायंगल की संकल्पना किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दे आहार, पोषण, गृह व्यवस्था, कपड़ों की देखभाल या संस्थागत प्रबंधन। आपको यहाँ पर किचन ट्रायंगल की संकल्पना किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसकी संकल्पना गृह व्यवस्था से संबंधित है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
किचन ट्रायंगल का सिद्धांत रसोई के 3 मुख्य क्षेत्रों यानी कि सिंक, स्टोव और रेफ्रिजरेटर के बीच की दूरी को उचित रखने पर आधारित है ताकि समय और ऊर्जा की बचत हो। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, गृह व्यवस्था। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12 RDA। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो इसे भी आप ध्यान रखते चलेगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए ICMR, WHO, AFO यानी कि FAO, यूनिसेफ। आपको यहाँ पर बताना है कि RDA को कौन निर्धारित करता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ICMR इसको निर्धारित करता है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारत में RDA अनुशंसित आहार भत्ता, हिंदी में भी आप इसे याद करते चलेगा। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद करते चलेगा ICMR की, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधियाँ और शारीरिक अवस्था यानी कि गर्भावस्था, स्तनपान को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। विटामिन के की कमी से क्या प्रभावित होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, दृष्टि, रक्त का थक्का जमना, हड्डियों की वृद्धि या पाचन वृद्धि। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन के की कमी से क्या प्रभावित होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, रक्त का थक्का जमना, ये इसको प्रभावित करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम विटामिन के का रासायनिक नाम की बात करें तो थियोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है और टमाटर, हरी सब्जी आदि इसका मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन के एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहलाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होती है और रक्त स्राव बढ़ जाता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, टेक्सटाइल साइंस में मेरिनो वूल किस देश की विशेषता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अमेरिका। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। आपको बताना है कि टेक्सटाइल साइंस में मेरिनो वूल किस देश की विशेषता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मेरिनो वूल विश्व की सबसे उत्तम गुणवत्ता वाली ऊन मानी जाती है, जिसका प्रमुख उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। यह मुलायम, महीन और गर्म होती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, ICDS योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए, केवल शिक्षा देना, केवल पोषण देना, स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि तीनों का समन्वय या केवल प्रशासनिक कार्य। आपको बताना है कि ICDS योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, स्वास्थ्य, पोषण और प्राथमिक शिक्षा यानी कि तीनों का समन्वय, ये मुख्य भूमिका इसमें रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराती है। ये ICDS की मुख्य आधारशिला है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, DNA और प्रोटीन, केवल DNA, केवल प्रोटीन, RNA और लिपिड। आपको बताना है क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। क्रोमोसोम्स DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखते हैं, कौन सी प्रोटीन होती है? तो हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसमें आनुवंशिक लक्षणों की संपूर्ण जानकारी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, डबल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपको दिया गया है, मोटापा और कुपोषण का एक साथ होना, 2 प्रकार के विटामिन की कमी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी या कैल्शियम और आयरन की कमी। आपको यहाँ पर डबल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन का क्या अर्थ है ये आपको बताना है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मोटापा और कुपोषण का एक साथ होना, ये इसका अर्थ है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यह स्थिति उन देशों में देखी जाती है जहाँ कुछ लोग अल्प पोषण से पीड़ित होते हैं और कुछ लोग अधिक पोषण यानी कि फास्ट फूड के कारण मोटापे से। भारत जैसे विकासशील देशों में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वार्सियोरकर रोग में सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा सूजन, वजन घटना, बाल झड़ना, मांसपेशियों का क्षय। आपको यहाँ पर क्वार्सियोरकर रोग में सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो सबसे प्रमुख लक्षण यानी कि एडिमा यानी कि सूजन होता है। और क्वार्सियोरकर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वार्सियोरकर नामक रोग हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। क्वार्सियोरकर रोग मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण पैरों और चेहरे पर सूजन यानी कि एडिमा है। साथ ही बाल झड़ना, भूख कम होना और यकृत का बढ़ना भी देखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, बैलेंस डाइट में ऊर्जा का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए? ऑप्शन आपको दिया गया 10 से 15%, 20 से 25%, 50 से 60% या 70 से 80%। ये भी क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगाते हैं चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बैलेंस डाइट में ऊर्जा का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए? तो 50 से 60% प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। संतुलित आहार में 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट से, 10 से 15% प्रोटीन से और लगभग 20 से 30% वसा से आनी चाहिए। तो ये भी आप मात्रा ध्यान रखते हैं चलेगा। प्रोटीन और वसा की भी मात्रा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की 50 से 60% होती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है? ऑप्शन आपको देंगे आयोडीन की कमी, नाइट्रेट युक्त दूषित जल या प्रोटीन की कमी या विटामिन B12 की कमी। आपको बताना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। नाइट्रेट युक्त प्रदूषित जल के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब बच्चे नाइट्रेट युक्त दूषित जल पीते हैं तो यह शरीर में नाइट्राइड में बदलकर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और बच्चा नीला पड़ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स किस देश की पहल है जिसे गृह विज्ञान के मानव विकास अध्याय से जोड़ा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए भारत, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। आपको बताना है कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स किस देश की पहल है जिसे गृह विज्ञान के मानव विकास अध्याय से जोड़ा जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये भूटान देश की पहल है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भूटान ने GDP के स्थान पर ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि GNH को मानव विकास और कल्याण का पैमाना माना है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और संस्कृति जैसे आयाम शामिल है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, ICDS योजना में बच्चों को कितनी आयु तक पूरक पोषण दिया जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे 0 से 3 वर्ष, 0 से 6 वर्ष या 3 से 12 वर्ष या केवल गर्भवती महिलाएं। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा 0 से 6 वर्ष। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICDS 1975 में ये लागू हुआ था के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाएं दी जाती है। इसका लक्ष्य बच्चों में कुपोषण रोकना है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास स्लो लगती है तो आप क्लास को स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, लेकिन आपको क्लास को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 1942, 1953, 1956 या 1960। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। KVIC की स्थापना 1956 में हुई थी, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना, कुटीर उद्योगों का विकास और खादी वस्त्रों को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा स्कर्वी, रिकेट्स, पेलाग्रा या बेरी बेरी।
आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग बच्चों में हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। अगर हम स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी के कमी के कारण हो जाता है। पेलाग्रा की अगर हम बात करें तो निकोटिक अम्ल यानी कि निकोटीन अम्ल के कारण ये हो जाता है। निकोटीन अम्ल के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। वही बेरी थायमीन की कमी के कारण हो जाता है। ये भी आप नोट करते हैं चलिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस रोग को रिकेट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था जो बाल विकास अध्ययन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपको दिए गए, पावलोव, स्किनर, पियाजे, फ्रॉइड। आपको यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बी.एफ. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत दिया जिसमें पुरस्कार और दंड द्वारा सीखने की प्रक्रिया समझाई गई है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट भारत में कब लागू हुआ। ऑप्शन आपको दिया गया 1954, 1965, 1972 या 1980। ये भी क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगाते चलिएगा। आपको बताना है कि फूड अडल्ट्रेशन एक्ट भारत में कब लागू हुआ। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो ये 1954 में लागू हुआ। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारत सरकार ने खाद्य पदार्थों की मिलावट रोकने के लिए फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 लागू किया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलकर इसे 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट यानी कि FSSA में बदल दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ये किस में बदल दिया गया है। तो ये FSSA में बदल दिया गया। कब बदला गया, ये 2006 में बदल दिया गया। ये भी आप नोट करते चलिएगा। यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन आपको दिया गया है, पेलाग्रा, परनीशियस एनीमिया, स्कर्वी या रिकेट्स। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा, परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर विटामिन B12 की का रासायनिक नाम की बात तो यहाँ पर कोबालमाइन इसका रासायनिक नाम है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। अगर हम पेलाग्रा की बात करें तो निकोटिक अम्ल के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसका भी विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। और रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालमिन की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। इसमें RBC का निर्माण प्रभावित होता है और थकान, कमजोरी व तंत्रिका संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा फाइबर रीजेनरेटेड ग्लूकोज से बनाया जाता है यानी कि सेलुलोज से बनाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा फाइबर रीजेनरेटेड सेलुलोज से बनाया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए, कॉटन, रेयन, ऊन या जूट। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर रेयन हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेयन कृत्रिम यानी कि रीजेनरेटेड फाइबर है जो कृत्रिम सेलुलोज से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है। तो रेयन को कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपको दिए गए, केवल बैंकिंग सुविधा देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना या केवल कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना या केवल शिक्षा देना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। आपको बताना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। SHG महिलाओं को
संगठित कर छोटे ऋण, रोजगार, प्रशिक्षण एवं बचत की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि महिला सशक्तिकरण से इसका संबंध है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस किस आयु वर्ग को कहा जाता है? 0 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष या 25 से 35 वर्ष। और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि किशोरावस्था किस आयु वर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किशोरावस्था शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों की अवस्था है। WHO के अनुसार 12 से 18 वर्ष आयु को एडोलेसेंस कहा जाता है और किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, किचन गार्डन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा सुंदरता बढ़ाना, ताजी एवं पौष्टिक सब्जियां प्राप्त करना, पानी की बचत करना या समय व्यतीत करना। ये क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगाते चलना चलेगा। आपको बताने कि किचन गार्डन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ताजी एवं पौष्टिक सब्जियां प्राप्त करना। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किचन गार्डन घर के पास छोटी जगह पर सब्जियां उगाने की पद्धति है। इससे पौष्टिक, ताजी और कम लागत वाली सब्जियां आसानी से मिल जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपको यहाँ पर पूछा गया कि एप्लिक वर्क में मुख्य तकनीक क्या है। ऑप्शन आपको दिया गया रंगाई, कढ़ाई, कपड़े पर दूसरा कपड़ा टांगना या प्रिंटिंग। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, कपड़े पर दूसरा कपड़ा टांगना। ये एप्लिक वर्क का मुख्य तकनीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एप्लिक वर्ग पिपली कार्य में रंगीन कपड़े को काटकर किसी अन्य कपड़े पर डिजाइन के रूप में यहाँ पर टांगा जाता है। यह विशेष रूप से ओडिशा में प्रसिद्ध है। ये भी आप नोट करते चलेगा कि किस राज्य की, ओडिशा राज्य की है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में आपको दिया गया 100 कैलोरी, 300 कैलोरी, 500 कैलोरी या 800 कैलोरी। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अतिरिक्त 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गर्भावस्था के दौरान महिला को सामान्य आहार के अतिरिक्त लगभग 300 कैलोरी और अधिक प्रोटीन, कैल्शियम व आयरन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी जो मानव विकास अध्ययन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपको दिया गया पियाजे, स्किनर, मैस्लो या फ्रॉइड। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताने की नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी जो मानव विकास अध्ययन में महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये मैस्लो के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अब्राहम मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी जिसमें शारीरिक आवश्यकताओं से लेकर आत्म साक्षात्कार तक 5 स्तर की आवश्यकताएं बताई गई है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो अब्राहम मैस्लो हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे पहले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब लागू किया गया था। ऑप्शन आपको दिए गए 2004, 2006, 2010 या 2012। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आप लगाते चलिएगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये 2006 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लागू किया गया था जिसने पुराने फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 2000 यानी कि 1954 को प्रतिस्थापित कर दिया था। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, कैल्शियम का अवशोषण शरीर में किस विटामिन की उपस्थिति से बढ़ता है। ऑप्शन आपको दिए गए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। आपको यहाँ पर बताना है कि कैल्शियम का अवशोषण शरीर में किस विटामिन की उपस्थिति से बढ़ता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये विटामिन डी की उपस्थिति से बढ़ता है। यहाँ पर
ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैल्सीफेरोल है, यानी कि हड्डियों संबंधी नामक रोग इसकी कमी के कारण हो जाते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो रेटिनोल इसका रासायनिक नाम है और आंखों संबंधी बीमारी इसके कारण हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम थियोक्विनोन है और रक्त का थक्का इसकी कमी के कारण नहीं जमता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कोर्बिक अम्ल है और स्कर्वी नामक रोग इसकी कमी के कारण हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन डी आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और बच्चों में रिकेट्स व बड़ों में ओस्टोमलेशिया हो जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। तो बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग, और बड़ों में ओस्टोमलेशिया हो सकता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन आपको दिया गया है लिखना, सीखना, दौड़ना, चित्र बनाना या बटन लगाना। आपको बताना है कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का उदाहरण कौन सा है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो दौड़ना इसका उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मोटे या बड़े मांसपेशीय कौशल को ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना, जबकि सूक्ष्म कार्य जैसे लिखना, बटन लगाना फाइन मोटर डेवलपमेंट कहलाते हैं। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मोटे और बड़े मांसपेशीय कौशल को ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, वहीं यहाँ पर सूक्ष्म कार्य इनके लिखना, बटन लगाना, ये फाइन मोटर डेवलपमेंट कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम आपको व्याख्या कराते हुए चल रहे हैं, ये आप ध्यान से देखते ही चलेगा। इनसे आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, साथ ही आपको आसपास से बनने वाले 1 से 2 क्वेश्चन भी हर एक व्याख्या से यहाँ पर मिल रहे। तो इन व्याख्याओं को आप ध्यान से देखते चले और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लग रहा है उसे आप साथ साथ नोट करते भी चलेगा। और आज ही क्लास के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार ने मिड डे मील कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया। ऑप्शन आपको दिया गया 1962, 1982, 1995 या 2001। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि भारत सरकार ने मिड डे मील कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो 1995 में ये प्रारंभ किया गया था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। 1995 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि मिड डे मील प्रारंभ किया गया था ताकि बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क भोजन मिले और कुपोषण कम हो। और इसकी फुल फॉर्म भी आप याद करते चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, नायलॉन किस प्रकार का फाइबर है। ऑप्शन आपको दिया गया है प्राकृतिक फाइबर, कृत्रिम फाइबर, मिश्रित फाइबर या पुनर्निर्मित फाइबर। आपको यहाँ पर बताना है कि नायलॉन किस प्रकार का फाइबर है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो ये यहाँ पर सिंथेटिक एंड कृत्रिम फाइबर है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नायलॉन पेट्रोकेमिकल से बना एक कृत्रिम फाइबर है। तो किससे बना होता है, तो पेट्रोकेमिकल से बना होता है। ये मजबूत, लचीला और टिकाऊ होता है, लेकिन नमी कम सोखता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए अनुकरण, दंड और पुरस्कार, सहपाठन या आत्म अनुशासन। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही चैप्टर से आपके 2 से 3 बार के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा, दंड और पुरस्कार पर आधारित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत दिया है, जिसमें सही प्रतिक्रिया पर पुरस्कार और गलत प्रतिक्रिया पर दंड देकर सीखने की प्रक्रिया विकसित की जाती है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम या 25 ग्राम। आपको यहाँ पर अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा आपको बतानी है गर्भवती महिलाओं में। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 25 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गर्भावस्था में माँ और भ्रूण की वृद्धि के लिए प्रतिदिन लगभग 25% अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 42, भारत में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन आपको दिए गए 1950, 1975, 1985 या 1992। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, 1975 में ये शुरू की गई थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICDS योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी। तो ये भी इसकी डेट भी आप याद करते ही चलेगा, 2 अक्टूबर 1975। इसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सेवाएं देना है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार का उपभोक्ता राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार का प्रयोग कर सकता है? ऑप्शन आपको दे केवल ग्रामीण उपभोक्ता, केवल शहरी उपभोक्ता, सभी उपभोक्ता या केवल शिक्षित उपभोक्ता। आपको यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार का उपभोक्ता राइट टू इन्फॉर्मेशन का उपयोग कर सकता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, सभी उपभोक्ता। ऑप्शन सी के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार सभी उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे वस्तु और सेवाओं की पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। तो सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 44, चेन स्टिक्स किस प्रकार की सिलाई है? ऑप्शन आपको दिए गए सजावटी कढ़ाई, हेमिंग, मशीन सिलाई या बैक स्टिच। आपको यहाँ पर बताना है कि चेन स्टिच किस प्रकार की सिलाई है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सजावटी कढ़ाई। ऑप्शन ए के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। चेन स्टिक एक प्रकार की सजावटी कढ़ाई है। इसमें सिलाई की कड़ियाँ चेन यानी कि जंजीर जैसी दिखाई देती है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा, सजावटी कढ़ाई। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या हैदराबाद। ये भी क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगाते ही चलेगा। आपको बताने कि ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अनुसंधान और RDA तय करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 46, वस्त्रों के फाइबर को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2, 3, 4 या 5। आपको बताना है कि वस्त्रों के फाइबर को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 2 वर्गों में बांटा जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त फाइबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर प्राकृतिक और दूसरा यहाँ पर कृत्रिम, यानी कि 2 प्रकार के बांटे जाते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक फाइबर की बात करें तो कपास, ऊन, रेशम, लिनन ये प्राकृतिक फाइबर है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पर आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा कौन सा प्राकृतिक फाइबर है। वहीं कृत्रिम फाइबर रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर ये कृत्रिम फाइबर है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोनों ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 47, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपको देंगे रोगी को पूरी तरह समाप्त करना, केवल घाव को धोना, दुर्घटना या अचानक बीमारी में तुरंत सहारा देना या केवल डॉक्टर को बुलाना। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलना है और आपको बताना है कि फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, दुर्घटना या अचानक बीमारी में तुरंत सहारा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य रोगी या घायल की स्थिति को स्थिर करना और जीवन को बचाना है ताकि आगे उचित चिकित्सा दी जा सके। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 48, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन आपको दिया गया भोजन का असंतुलित सेवन, व्यायाम की अधिकता, अधिक नींद या अधिक पढ़ाई। आपको बताना है कि माल न्यूट्रिशन का मुख्य कारण कौन सा है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, भोजन का असंतुलित होना यानी कि इसका सेवन करना यहाँ पर कुपोषण का मुख्य कारण है। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
जब आहार में पोषक तत्वों की कमी आवश्यकता के अनुसार नहीं होती तो कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है कि इसका रासायनिक नाम क्या है और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत भी पूछे जाते हैं तो संतरा, नींबू, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज इसके मुख्य स्रोत है। बेरी बेरी थायमीन की कमी कारण हो जाता है। वही रिकेट्स विटामिन डी की कमी कारण और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में देरी और कमजोरी जैसी समस्या होती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण का गृह विज्ञान से क्या संबंध है? ऑप्शन आपको दिया केवल फैक्ट्री से जुड़ा है, केवल किसान से जुड़ा है, परिवार और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है या कपड़ों की धुलाई से जुड़ा है। आपको यहाँ पर बताना है कि पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण का गृह विज्ञान से क्या संबंध है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, परिवार और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वायु, जल, ध्वनि और मिट्टी प्रदूषण से परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। गृह विज्ञान का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित करना है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 51, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए 1976, 1980, 1986 या 1991। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 1986 में लागू हुआ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को अधिकार देता है कि जैसे सही जानकारी, गुणवत्ता, सुरक्षा और शिकायत निवारण का अधिकार ये देता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 52, मोटिफ शब्द का प्रयोग वस्त्र विज्ञान टेक्सटाइल में किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए कपड़े की मजबूती, कपड़े के रंग, सजावटी डिजाइन या आकृति या धागे की मोटाई। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। आपको बताना है कि मोटिफ शब्द का प्रयोग वस्त्र विज्ञान में किसके लिए किया जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। सजावटी डिजाइन या आकृति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मोटिफ का अर्थ है कपड़े या कढ़ाई में बार बार दोहराई जाने वाली सजावटी आकृति या डिजाइन। तो सी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 53, मेनू प्लानिंग यानी कि खान पान की योजना में कौन सा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपको दिए गए भोजन का स्वाद, पोषण संतुलन, अधिक तेलीय भोजन या रंग बिरंगी सजावट। आपको यहाँ पर बताने की मेनू प्लानिंग में खान पान की योजना में कौन सा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा। पोषण का संतुलन इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। तो बी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। मेन्यू प्लानिंग का उद्देश्य परिवार या संस्थान के सदस्यों को संतुलित व पोषक भोजन उपलब्ध कराना है, न कि केवल स्वाद। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का कौन सा राज्य फुलकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दिया गया है गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। आपको बताना है कि कौन सा राज्य फुलकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो पंजाब राज्य फुलकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फुलकारी पंजाब की पारंपरिक कढ़ाई है जिसमें फूल पत्ती के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 55, बजट तैयार करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए केवल खर्च की गिनती करना, आय व्यय में संतुलन लाना, पैसे की बर्बादी बढ़ाना या केवल बचत करना। आपको यहाँ पर बजट तैयार करने का मुख्य लाभ क्या है ये आपको बताना है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से आय व्यय में संतुलन लाना, ये बजट तैयार करने का मुख्य लाभ है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। बजट की अगर हम बात करें तो बजट 3 प्रकार का होता है, बचत का बजट, घाटे का बजट और संतुलित बजट। सबसे अच्छा बजट बचत का बजट माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बजट से परिवार आय के अनुसार खर्च की योजना बना सकता है, जिससे बचत और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, क्रॉस कंटेमिनेशन यानी कि परस्पर संक्रमण किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको दिए गए कपड़ों की सिलाई से, भोजन की स्वच्छता से, धागे की गुणवत्ता से या स्वास्थ्य शिक्षा से। आपको बताना है कि क्रॉस कंटेमिनेशन इनके परस्पर संक्रमण किससे संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसे भी लगाते चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से भोजन की स्वच्छता से यहाँ पर संबंधित है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब कच्चे और पके भोजन को ठीक से अलग न रखा जाए या अस्वच्छ परिस्थितियों में पकाया जाए तो बैक्टीरिया फैलते हैं। इसे क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रीन कंज्यूमर किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो अधिक पैसा खर्च करे, जो जैविक व पर्यावरण मित्र उत्पाद खरीदे, जो केवल फैशन ब्रांड ले या जो केवल ऑनलाइन शॉपिंग करे। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आपको बताना है कि ग्रीन कंज्यूमर किसे कहा जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, जो जैविक व पर्यावरण मित्र उत्पाद खरीदे उसे ही ग्रीन कंज्यूमर कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रीन कंज्यूमर वह उपभोक्ता है जो पर्यावरण की रक्षा करने वाले इको फ्रेंडली और टिकाऊ उत्पादों को चुनता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आपको दिए गए 1947, 1952, 1962 या 1975। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगाते चलेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा, 1952 में ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। इसकी डेट भी आप याद करते हुए चलेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और ग्रामीण नेतृत्व को बढ़ावा देना था। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। कभी कभी उद्देश्य भी पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और ग्रामीण नेतृत्व को बढ़ावा देना था। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सामुदायिक विकास का मुख्य आधार है। ऑप्शन आपको दिए गए सहकारी सहायता, जनता की भागीदारी, केवल तकनीकी ज्ञान या केवल आर्थिक संसाधन। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा, जनता की भागीदारी। ये सामुदायिक विकास का मुख्य आधार है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामुदायिक विकास तभी सफल होता है जब लोग स्वयं अपनी समस्याओं के संसाधन में सक्रिय भाग ले। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, नेता स्वयं निर्णय लेता है, नेता निर्णय में समूह को शामिल करता है, या केवल आदेश देता है, या केवल दंड का प्रयोग करता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? आपको बताना है कि लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नेता निर्णय में समूह को शामिल करता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये इसकी विशेषता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लोकतांत्रिक नेतृत्व में समूह की भागीदारी और विचारों को महत्व दिया जाता है। यह एक्सटेंशन एजुकेशन में सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, संचार प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन आपको दिया गया, मैसेज, रिसोर्स, चैनल या रिसीवर या फीडबैक। दूसरा ऑप्शन में दिया गया सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर या फीडबैक। तीसरा ऑप्शन में दिया गया चैनल, रिसीवर, सोर्स या मैसेज। चौथे ऑप्शन में दिया गया रिसीवर, मैसेज, सोर्स या फीडबैक। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण लगाते ही चलिएगा। कभी कभी आपको क्रम में ऐसे लगाने के लिए दिया जाता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। पहले सोर्स आएगा, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर और फिर अंत में आएगा फीडबैक। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संचार का प्रारंभ स्रोत यानी कि सोर्स से होता है, जो संदेश यानी कि मैसेज को माध्यम यानी कि चैनल द्वारा ग्रहण करता है यानी कि रिसीवर तक पहुंचाता है। अंत में प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक से प्रक्रिया पूरी होती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदर्शन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपको दिया, केवल भाषण देना, कार्य को करके दिखाना और सिखाना, केवल पुस्तकों से पढ़ाना या केवल पोस्टर का प्रयोग करना। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रदर्शन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते हुए चलिएगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं, कार्य को करके दिखाना और सिखाना, ये प्रदर्शन विधि का मुख्य उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रभावी विधि है, जिसमें किसान या समुदाय को व्यवहारिक रूप से काम करके दिखाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कार्य को करके दिखाना और सिखाना। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 63, मास मीडिया किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन आपको दिया गया, व्यक्तिगत शिक्षक श्रेणी यानी कि व्यक्तिगत शिक्षक विधि, समूह शिक्षण विधि या जनसंपर्क शिक्षण विधि या केवल मौखिक विधि। आपको मास मीडिया किस श्रेणी में आता है ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो मास मीडिया जनसंपर्क विधि यानी कि शिक्षण विधि में आता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेडियो, टीवी, अखबार, फिल्म, इंटरनेट आदि मास मीडिया के उदाहरण है। तो कभी कभी इसके उदाहरण भी पूछ लेता है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। रेडियो, टीवी, अखबार, फिल्म, इंटरनेट, ये इसके उदाहरण है जो एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जनसंपर्क शिक्षण विधि, ये मास मीडिया के उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन आपको दिया गया, रिसोर्सेज का मूल्यांकन, सिचुएशन एनालिसिस यानी कि स्थिति विश्लेषण या लक्ष्य निर्धारण या मूल्यांकन। आपको यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का पहला चरण क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न से आप लगाते हैं चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर स्थिति विश्लेषण करना इसका पहला चरण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक्सटेंशन प्रोग्राम की योजना हमेशा क्षेत्र की स्थिति, समस्या और आवश्यकता को समझने से शुरू होती है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सिचुएशन एनालिसिस, इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। PRA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपको दिया, केवल सरकारी अधिकारी निर्णय ले, ग्रामीण लोगों की भागीदारी से योजना बनाना, विशेषज्ञ द्वारा ही कार्य करना या केवल आंकड़े एकत्रित करना। इसका आंसर आपको फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और भी बच्चों को, ताकि और बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। हम चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर अपने एग्जाम में कर पाओ और जल्द से जल्द आप अपना सिलेक्शन लो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। हम आपको इस आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में यहाँ से कराने वाले हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखें। बाय, थैंक यू।